तो रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर इस वक्त मैं बैठा हूँ। बरगद का पेड़ है मेरे पीछे में और रायपुर की ये वो सड़क है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, बहुत ज़्यादा पदचाप लोगों की होती है, गाड़ी मोटर की आवाज़ आप पीछे सुन पा रहे हैं। और आज शुक्र ये है कि रायपुर का मौसम थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरह से बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही थी और आप लोगों से बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आप लोग इस भरी दोपहरी में मतलब इतनी धूप में बैठे अपनी मांगों को लेकर के। और हमारे साथ सूरज सिंह हैं जो कि छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं और लगातार आप इन्हें खबरों में पढ़ते भी हैं, टेलीविज़न चैनल में डिबेट्स में भी आपने इन्हें देखा होगा। सूरज जी, कितने दिन हो गए आप लोगों को इस पूरे आंदोलन को शुरू किए और जिस उद्देश्य के साथ आप लोगों ने इस पूरे आंदोलन को शुरू किया था, क्या लगता है कि इतना प्रभावी ये अभी तक रहा है? मैं बताना चाहूँगा कि 16 वर्षों का संघर्ष यह आंदोलन है। हम लोगों ने निश्चित तौर पर 4 अप्रैल को यह आंदोलन शुरू की थी, लेकिन इसकी तैयारी विगत 2 वर्षों से जारी थी। 2 वर्षों से हम लोगों ने काफ़ी ज़मीनी स्तर पर तैयारी की। उसके पश्चात सभी साथियों का सहयोग मिलता गया। हम लोगों ने शासन के समक्ष अपनी बात को भी रखी कि आंदोलन की स्थिति ना निर्मित हो। हमने कई पत्राचारों के माध्यम से आवेदन निवेदन किए और सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा, किंतु सरकार उस विषय पे कोई भी विशेष ध्यान नहीं दी। इस वजह से 4 अप्रैल 2022 से हम लोगों ने यह आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन के खट्टे मीठे अनुभव हैं। बहुत संघर्षशील आंदोलन रहा है। मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु भारतवर्ष में पहला ऐसा आंदोलन रहा है जो अपनी मांगों को लेकर पंडाल से बाहर निकलते हुए 45 डिग्री सेल्सियस में साथ ही डांडी मार्च करते हुए अपनी जायज़ मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से शासन के समक्ष रख रहे थे। बिल्कुल। और आपको बता दें हम कि इतने जो लोग आपको दिख रहे हैं मेरे पीछे, हम सिर्फ इतने नहीं हैं। मैं कैमरामैन अर्चित अग्रवाल से मैं निवेदन करूंगा वो पीछे भी एक बार दिखाएं कि किस तरह से कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके हाथों में तख्तियाँ हैं जिसमें मनरेगा महासंघ जिंदाबाद के नारे लिखे हैं और कुछ नारे ऐसे भी हैं जो सरकार के प्रति आश्वासन को प्रकट करते हैं कि मुख्यमंत्री हैं तो भरोसा है। और ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि कितना मजबूर इन्हें होना होगा इस आंदोलन के लिए कि महिलाएं भी शामिल हैं, इनके बच्चे भी हैं और महिलाएं भी इस भरी दोपहरी में जब 45 डिग्री के ऊपर पारा चला गया रायपुर का, तब यहाँ पर बैठी हैं। दांडी यात्रा का आपने जिक्र किया और हमने तस्वीरें भी देखी थी कि बड़ी संख्या में किस तरह से लोग तिरंगा हाथ में लिए हुए चले आ रहे थे। दंतेवाड़ा से आप लोगों ने शुरू किया और 400 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। ये दांडी यात्रा की जो प्रेरणा है वो आप लोगों को कहाँ से मिली? क्या बापूजी आपके प्रेरणा स्रोत थे इस आंदोलन के? आपने सही कहा। निश्चित तौर पे 16 वर्षों से हम जो संविदा और मानदेय के रूप में शोषण झेल रहे थे, प्रति दिवस हम 8-8, 10-10 घंटा अपना काम करते थे। उसके बाद भी सैटरडे संडे की हमारी छुट्टी नहीं थी। आप समझिए कि शोषण हमारी चरम सीमा पे थी। निश्चित तौर पे किसी एक बड़े चीज़ को, अगर किसी बुराई को अगर हमें बंद करना है तो एक बड़ा आंदोलन करना पड़ता है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष को जोड़ने के लिए और नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती से लेकर डांडी नामक स्थान तक का उन्होंने यात्रा की, जन जागरूकता फैलाई, जन चेतनाएँ फैलाई और अपनी जायज़ मांगों को रखा। उसका नतीजा हुआ कि नमक उन्होंने बनाया और पूरे भारतवर्ष में नमक कानून का विरोध किया गया और निश्चित तौर पर उन्होंने सफलता प्राप्त की। हमने भी एक छोटा प्रयास किया। बस्तर के आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के चरणों से हम लोगों ने 78 साथियों के साथ अपनी इस आंदोलन को प्रारंभ किया 12 अप्रैल से। निश्चित तौर पे बस्तर में पहुंचे। बस्तर में हम लोगों का 5 दिन का पड़ाव था। बस्तर के लोगों से हमारा जुड़ा हुआ, बस्तर के आसपास के जो सामाजिक व्यक्ति थे वो भी हमारे आंदोलन को समर्थन किए और उनके जहन में ये बात आई, व्यापारी वर्ग में ये बात आई कि मनरेगा कोई कर्मचारी हैं जो इतने शोषित पीड़ित हैं और जो अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने कोंडागांव गया। कोंडागांव में हम लोगों ने 3 दिन व्यतीत किए। कई ऐसे दिन थे कि हम भरी दोपहरी को 3-3, 4-4 बजे तक का, सुबह 6 बजे निकले हैं और 4 बजे हमारी यात्रा समाप्त हो रही है 45 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन वो जो जुनून था, लोगों के मन में जो इच्छा थी, उसको प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ते गए। कई ऐसी महिलाएं साथी हैं जिनका हमें सहयोग मिला। बच्ची को अपने कंधे पर लेकर अपनी मांगों को लेकर वो हमारे साथ चली हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोगों ने राष्ट्रपिता जी के आदर्शों को जिया है। उस समय की डांडी यात्रा को इस समय की डांडी यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने जिया है। निश्चित तौर पे हम यह यात्रा शालीनता से, अहिंसा पूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना चाहते थे, क्योंकि हमें विश्वास है कि अगर हमारी मांगों को कोई पूरा कर सकता है तो वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर सकते हैं।
केवल हमको अपनी बात को उचित माध्यम तक पहुंचानी थी। इस वजह से हम लोगों ने 390 किलोमीटर की यात्रा 19 दिनों में आयोजित की। आपको एक यात्रा का रोचक तथ्य बताना चाहूँगा। बिल्कुल बताइए। कि जब महात्मा गांधी जी पहली बार छत्तीसगढ़ आए हुए थे, कंडेल नामक स्थान पे, कंडेल सत्याग्रह पे, तो हम लोगों ने धमतरी के पश्चात कंडेल नामक स्थान पे भी गया, जहाँ पे हमारे महात्मा गांधी जी के चरण वंदन हुए थे। उस जगह को हमने नमन किया, उनसे आशीर्वाद लिया कि आपने 100 साल पहले इसी धरती पे आकर जो नहर सत्याग्रह का आपने कमान संभाला था, और उसके पश्चात से वो सत्याग्रह समाप्त हुआ और किसानों की बातों को माना गया। उसी तरीके से हम कंडेल में भी गए, वहाँ पे हम लोगों का 2 दिन का कार्यक्रम था। संत कबीर जी भी हमारे साथ थे, हमारे जो पद्मश्री प्राप्त हैं मदन सिंह चौहान जी, वो भी हमारे मांगों को समर्थन में वहाँ पे उपस्थित हुए थे। तो निश्चित तौर पे बता सकता हूँ कि हमने गांधी जी के जो दांडी यात्रा है उसको जिया। गांधी जी जहाँ जहाँ आए हुए थे वहाँ उस धरती को हमने नमन किया, और इसका केवल एक ही उद्देश्य था कि हम महात्मा गांधी जी के तरीके से अपनी जो संविदा और मानदेय की आज़ादी है उसको प्राप्त करें। जिस तरीके से उन्होंने पूरे भारत को अहिंसात्मक तरीके से आज़ाद कराया था, हम भी चाहते हैं कि अहिंसात्मक तरीके से ये जो संविदा मानदेय की प्रथा है, जो महात्मा गांधी के नाम से हमारी योजनाएं संचालित हैं, उस योजना में हम उनका स्वरूप डालते हुए हम इससे मुक्त हों। लेकिन ये जो मुक्ति की बात है, और आप एक तरफ कह रहे हैं कि भरोसा है आपको सरकार पर, तो फिर क्या वजह आप मानते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन का रास्ता आप लोग तैयार कर चुके हैं, एक पूरा काफिला आपका चल पड़ा है, और क्योंकि तस्वीर अभी भी साफ नहीं है कि कब तक ये मांगे पूरी होंगी, तो ऐसे में कितना इंतज़ार आप लोग और करने भी तैयार हैं फिलहाल? निश्चित तौर पे बताना चाहूँगा, आज 46वां दिन है और समस्त मनरेगा कर्मचारियों को आप देख सकते हैं, सभी के मन में एक ही आशा है कि सरकार हमें नियमितीकरण करे, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी हमारी 2 बार सार्थक चर्चाएं हुई। अच्छा। और इसके संबंध में उन्होंने एक हमारी कमेटी भी 6 मई को बना दी। लेकिन आलम यह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से जो छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, उनसे हम लोगों ने 8 दिन में 2 बार मुलाकातें की। अच्छा। लेकिन अभी जो कमेटी गठित की है 12 दिन व्यतीत हो गए हैं और अभी एक भी बैठक नहीं हुई है। तो हमारा यही मानना है कि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के बीच में हमारी मांगें फंस गई हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हस्तक्षेप करना चाहिए अपने प्रशासनिक अमले को, जो उन्होंने हमें वादा किया था उस तरीके से अगर प्रशासनिक अमले को हस्तक्षेप करेंगे और उनको बताएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की छवि बहुत साफ़ है और उनकी मंशा, जब हमसे मिले तो हमें पता है उनकी मंशा भी छाप है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक तंत्र उसमें सेंधमारी कर रहे हैं। प्रशासनिक तंत्र नहीं चाहते हैं कि हमारे मनरेगा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। प्रशासनिक तंत्र नहीं चाहते हैं कि हमारे जो भाई बंधु हैं शोषण का शिकार हो रहे हैं, उनका शोषण समाप्त हो। लेकिन क्यों, क्या वजह आप मानते हैं इसके पीछे? निश्चित तौर पे देखा जाता है कि एक जो संविदा कर्मचारी है, आप उसको डांट फटकार के 10 बजे ऑफिस बुला सकते हैं, आप उनको रात के 11-12 बजे तक का काम करा सकते हैं और फिर उन्हें आप सैटरडे संडे को भी पीस सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक नियम है संविदा भर्ती अधिनियम 2012 के तहत कि किसी भी कर्मचारी को हम तत्काल सेवा समाप्ति कर सकते हैं। अगर मैं रात को 12 बजे उपस्थित ना रहा या रात को 10 बजे अपने कार्यालय पर उपस्थित ना रहा, तो हमारे प्रशासनिक तंत्र के पास एक आधार है कि वो हमारी सेवा समाप्ति कर सकते हैं। अच्छा, तो हम अपने परिवार की चिंता करते हुए, अपने परिवार के भय के भरण पोषण के लिए हम ये चाहते हैं कि हम जैसा भी हो काम चलना चाहिए। रात को 12 बजे बुलाए हम चले जाते हैं, सैटरडे संडे बर्बाद हो हम चले जाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर वो हमारा शोषण कैसे करेंगे? इस वजह से वो नियमित नहीं करना चाहते हैं। और कितने आपके साथी ऐसे हैं जो अभी नियमितीकरण की बात जो हो रहे हैं? कितनी संख्या कितनी होगी आप लोगों की? हमारी लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में 15,000 से अधिक संख्या में हमारे साथीगण हैं, जिस पर रोजगार सहायक भी हैं, सहायक परियोजना अधिकारी भी हैं, कार्यक्रम अधिकारी भी हैं, तकनीकी सहायक भी हैं, ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, भृत्य, मतलब हर वर्गों का संवर्ग है जो यहाँ पे आज आंदोलन पर बैठा हुआ है। और आंदोलन करना किसी भी कर्मचारी का उद्देश्य नहीं होता है, वो अपनी मांगों को पहले शासन के समक्ष रखता है कि हमारी ये जायज़ मांग है, इसको आप पूरा करिए। और सबसे अच्छी बात ये रही कि छत्तीसगढ़ के जो जनघोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में हमारा नियमितीकरण का वादा किया गया है, स्पष्ट लिखा गया है कि हम आपको नियमित करेंगे। तो जो सरकार ने कही है हम तो वही मांग रहे हैं। तो सरकार ने जब कहा है तो क्या आपको लगता है इतना वक्त जो लगा वो किस वजह से लगा? क्या इसका एक जो पूरा, जैसे कि हर बार होता है कि प्रोटोकॉल तैयार होता है, पहले एक मसौदा तैयार किया जाता है, डेटा मंगाया जाता है विभागों से,
क्या वो आपकी जानकारी में है कि वो सरकार तक पहुंच गया, या फिर आपको लगता है कि परेशानी वहीं आ रही कि सरकार के पास कोई पुख्ता मसौदा डेटा नहीं है इसको लेकर, विभागों से अभी तक जानकारी नहीं आ पाई और इस वजह से जो बात है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है? जी मैं बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारियों की डाटा सरकार के पास उपलब्ध है। उन्होंने 3 बार विभिन्न माध्यमों से, गूगल स्प्रेडशीट के माध्यम से, मेल के माध्यम से हमसे 1 वर्ष पूर्व ही मांगा था। वो डेटा देने के 1 वर्ष पश्चात ही हम आंदोलन पर बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि सारी जानकारी शासन के पास है, प्रशासन के पास सारी जानकारी है और संवेदनशीलता भी हमारे प्रति है। दबी आवाज़ में हमें जानकारी मिल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी करना चाह रहे हैं। अभी मुझे जो जानकारी मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मैं इनके विषय पे करूं, लेकिन वही बात आ जाती है कि प्रशासनिक अमला कहीं ना कहीं उसे रोकता है। प्रशासनिक अमला कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय जी की छवि खराब करने पे लगा हुआ है, जो कि समस्त मनरेगा कर्मचारियों को विश्वास है कि ये जो मामला है जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा। कमेटी अपनी बैठक करेगी और उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हस्तक्षेप करेंगे तो निश्चित तौर पे ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन आंदोलन नहीं चलने वाला है। चलिए, लेकिन आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी, क्योंकि 46 दिन आप लोगों को हो चुके हैं और फिलहाल सरकार की तरफ से कोई, जिस तरह से आप बता रहे, सकारात्मक पहल नहीं की गई है, तो आगे क्या ये धरना ही जारी रहेगा या फिर कुछ और इसका अगला पड़ाव या दूसरा कुछ रूप देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पे हमारी जो आंदोलन है वो भी राज्य स्तर पे है और सरकार हमें हमारी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं लगता है विलम्ब हो रही है, तो हम एक नई यात्रा लेकर निकलेंगे। जिस प्रकार से हम कौशल्या माता जी के धरा पे बैठे हैं, राम भगवान का ननिहाल है, तो हम राम वन गमन पथ के मार्ग पे चलने वाले हैं। कोरिया से लेकर कौशल्या चंद्रपुरी तक का, कौशल्या माता के प्रांगण तक का हमारा पूरा मसौदा तैयार हो गया है। कहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ कैसे घूमना है, हम पूरा राममय होना चाहते हैं। हमने एक बार गांधी जी के मार्गों पे चल के देखा है, अब हम राम जी के मार्गों पे चलेंगे और राम भगवान जी के चरण जहाँ जहाँ पड़े हुए हैं उन तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हुए हम चंद्रपुरी तक पहुँचेंगे और अपनी बात को शासन के समक्ष रखेंगे। चलिए, तो एक नया रूप आंदोलन का आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और जिस तरह से ये तो सरकार की भी योजना है कि राम वन गमन पथ का जो निर्माण है वो हो, और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि मनरेगा कर्मचारियों की बात सरकार तक किस तरह से पहुंचती है और कब इस पर सकारात्मक संज्ञान आता है। और सूरज जी, जिस तरह से एक लंबा वक्त भी आप लोगों को हो गया है और निश्चित तौर पर आपकी भी जो उम्मीद है वो देखना होगा कब धरातल पर कब वो पूरी हो पाती है। फिलहाल आपकी जो तमाम बातें हैं, कोशिश है कि सरकार तक किसी न किसी नज़रिए से पहुँचे और जितने परिवार आपके साथ यहाँ इस उम्मीद में बैठे हैं उनका भी कोई अंजाम उन्हें मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।